जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके जो एयरफोर्स वाई ग्रुप प्रागा का 22 सितंबर 2019 को जो एग्जाम पेपर हुआ था, उसके मैथ के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे और इससे आपको ये पता लगेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसी प्रकार के वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा और भी शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो भाई, एक बात बोलना चाहूँगा, जिस भी दोस्त ने 22 सितंबर 2019 का पेपर दिया हो और उसको ये क्वेश्चंस देखने के बाद उसको पता चल जाएगा कि भाई ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो उस भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख दें कि भाई ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन रियल है, ताकि सभी हमारे दोस्तों को विश्वास हो सके, वो ट्रस्ट कर सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एयरफोर्स से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन व स्टडी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो आपका वाई ग्रुप प्रागा के पेपर में पूछा गया था मैथ का क्वेश्चन, वो है आपका, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रुपये 6000 की एक वस्तु में आधे को 10% लाभ में बेचा जाता है, तब कुल लाभ 25% लेने के लिए आधे बचे सामान को कितने प्रतिशत लाभ में बेचेंगे। यानी कोई क्वेश्चन दिया है आपको, उसमें 6000 की आपको राशि दी गई है और बोलता है कि आधी राशि है उसको 10% लाभ पे दिया जाता है और बची हुई राशि को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए ताकि आपको जो टोटल लाभ है वो 25% यहाँ पे मिल जाए, कुल लाभ 25% हो जाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो टोटल धनराशि दी है उसका 25% यहाँ पे निकालना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपको दिया है 6000 यहाँ पे राशि दी है, उसका आपको यहाँ पे 25% निकालना होगा, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 1500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपका 1500 रुपये हो गया। यानी आपको क्या चाहिए, 1500 रुपये यहाँ पे अमाउंट चाहिए टोटल दोनों हिस्सों में। यानी एक 10% लाभ पे बेचा गया है और दूसरे को कितने लाभ पे बेचे, ताकि आपको जो टोटल लाभ है वो 1500 रुपये का और परसेंटेज में कहें तो 25% का हो जाए। तो 10%, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो 6000 है राशि, उसका आधा हो जाएगा यहाँ पे 3000। और जब 3000 का मैं 10% निकालूंगा तो वो होगा आपका 300। यानी 300 रुपये 10% लाभ पे देने पे आपको प्राप्त हो जाते हैं और आपको चाहिए 1500 रुपये टोटल। तो 300 रुपये आपको प्राप्त हो जाते हैं 10% लाभ पे देने पे, तो और आपको चाहिए 1500, तो आपके बच गए कितने, 1200 रुपये। यानी आपको जो 1200 रुपये है वो बच गई, जो राशि है 3000 दूसरे हिस्से वाली राशि, उस पे आपको प्रॉफिट चाहिए 1200 रुपये का। तो आपको 1200 रुपये लेने के लिए 3000 रुपये चाहिए। यानी और प्रतिशत के लिए यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1200 रुपये आपको चाहिए। 1200 रुपये कितने पे, 3000 पे, जो दूसरी किस्त है इसकी, और प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी और जीरो से यहाँ पे भी जीरो कट जाएगी, 3 से 4 कट जाएगा 4, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो आपके पास बचेगा 40%। यानी 40% इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। यानी 6000 की जो राशि है उसमें 3000 रुपये को 10% पे देने पे और बचे हुए 3000 रुपये को 40% पे देने पे जो आपका टोटल जो परसेंट लाभ बनता है वो 25% बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है
और भाई वीडियो के साथ बने रहिए। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, रियल क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसमें डाटा का चेंज हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आप भी जानते हो याद नहीं रहता है एग्जाम से निकलने के बाद। तो जो एग्जैक्ट डाटा है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बल्कि जो क्वेश्चन का टाइप है वो यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, तो वो देखिए आप कि यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे से इसे सोल्व करते जाते हैं। यानी नीचे जो ये नीचे का हिस्सा दिया है इसे सोल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो इसके नीचे लिख के फिर उसे सोल्व करेंगे। यानी यहाँ पे अगर मैं इसे सोल्व करूँ बॉक्स वाली संख्या को, तो 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 9/8। यानी जो यहाँ तक का मामला है वो आपके पास आ गया 9/8। उसके पास जो ये संख्या है यहाँ तक 1 + 1 बटा, तो इसके बटा में आ जाएगा 9/8। यानी जो ये संख्या है यहाँ पे बटा में आ जाएगी। तो आप इसे ऐसे देखिए कि इसके बटा में 9/8 आप कर दीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक का आपको पहले सोल्व करना है। तो उसमें आपको जो नीचे की जो तीसरे नंबर की संख्या दी है उसे ऊपर ले जाना है। यानी जो नीचे की बटा में संख्या है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो 8 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे से ये 8 हट जाएगा और यहाँ पे जो आपकी संख्या बची वो बची 1 + 8/9। यानी 1 + 8/9, जिसे सोल्व करेंगे तो फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और जब 9 में 8 यानी 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 यानी 17। तो आपके पास जो संख्या बच गई वो बच गई 17/9। और ये यहाँ तक सोल्व हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है और जो आपके पास डेटा आया है वो आया है 17/9। और उसके बाद आपको सोल्व करना है 3 + 1/17/9। तो इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, उसी विधि से जो नीचे वाली तीसरे नंबर की संख्या है उसको ऊपर ले जाना है गुणा में 1 के। तो जब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 ही आ जाएगा और फिर ये जो नीचे वाला 9 है वो यहाँ से हट जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना है जो कि आपके पास आएगा 51। और जब 51 में आप 9 ऐड करोगे यानी 9 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 60। यानी जो आपके पास जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 60/17। 60/17 यहाँ तक आपकी संख्या आ जाएगी। और उसके बाद आपको क्या दिया है, यहाँ पे 1 दिया है यानी ये सिंपल 1 आपके पास बचा हुआ है। तो आप इसे क्या करोगे यहाँ पे कि 1/60/17 जो आपके पास अभी आया था, यहाँ तक हम इसे टोटल सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि जो नीचे तीसरे नंबर की संख्या होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी जो 17 है 17 है वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 17। और ये नीचे से 17 हट जाएगा तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 17/60 यानी 17/60। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपका जो स्कोर था टोटल क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आपका रहा। तो अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए। उससे आपको पता लगेगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम के लेवल से कितनी है वर्तमान में। तो देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एवरेज से क्वेश्चन है और एवरेज यानी कि औसत से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया है आपको ABC का औसत भार 84 kg है, ABCD का औसत भार 80 kg है। A को हटा दिया जाता है तथा E को शामिल किया जाता है जो कि D से 3 किलो अधिक है। तब BCDE का औसत भार 79 यानी 79 kg हो जाता है। तो A का भार क्या होगा।
तो दोस्तों आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाता हूं। तो आई होप कि आपने क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एबीसी का औसत भार दिया है आपको, वो दिया है 84 किलो। यानी जो एबीसी का जो औसत भार है वो 84 किलो है। और जब तीनों के भार को ऐड कर देंगे यानी वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 84 किलो, तो आपके पास जो टोटल जो वजन आएगा इन तीनों का वो आएगा 252 केजी। यानी 252 केजी तीनों का वजन है, औसत करे तो 84 है। अब ये जरूरी नहीं कि ए का भी 84 है, बी का भी 84 और सी का भी 84, किसी का ज़्यादा तो किसी का कम हो सकता है, लेकिन जो औसत भार है वो आपको 84 दिया है। उसके बाद बोलता है कि ए बी सी डी का औसत भार 80 है। यानी इस ए बी सी में हम डी को भी अगर ऐड कर ले तो टोटल जो औसत भार है यानी जो एवरेज है वो 80 हो जाता है। तो दोस्तों जब चारों का औसत भार 80 है तो चारों के भार को जब ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 320 केजी। तो यहाँ पे आप जो देखने वाली बात यह है कि एबीसी का जो टोटल भार है वो 252 है और एबीसीडी का जो टोटल भार है वो 320 है। तो यहाँ पे जो अंतर आया भार में वो डी का आया, यानी जो डी का भार है वो ज़्यादा हो गया 252 और 320, और 252 में जो अंतर है वो डी का भार है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे जब मैं इसको माइनस करूँगा यानी 320 में से 252 को जब मैं सब्सट्रैक्ट यानी घटाऊंगा तो आपके पास आएगा 68 यानी 68 केजी। जी हाँ दोस्तों, जो डी का भार है वो 68 किलो है। तो ये अब आपके क्या काम आया वो देखिए, आगे क्वेश्चन को पढ़िए कि जो कि डी सॉरी फिर बोलता है ए को 8 दिया जाता है, यानी ए बी सी डी का औसत भार 80 केजी बता दिया। उसके बाद बोलता है कि इनमें से भी यानी ए बी सी डी में से भी ए को 8 दिया जाता है और ई को शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पे ये ई है, ई को शामिल कर लिया जाता है जो कि डी से 3 किलो अधिक है। यानी जो ई है वो डी से 3 किलो अधिक है और उसे शामिल किया गया है ए को 8 के। तो यहाँ पे देखिए जो डी का भार मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों का अंतर है वो है 68 किलो, और अगर डी से ई 3 किलो अधिक है तो वो स्वतः ही 71 किलो यानी 68 + 3 71 किलो हो जाएगा। यानी जो ई है वो 71 किलो और जो डी है वो 68 किलो। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो ए बी सी डी का जो भार दिया है, सॉरी बी सी और डी और ई का, यानी बी सी डी ई का जो भार दिया है हमें वो दिया है औसत भार 89 यानी 79 केजी। और जबकि हमें पता चला है कि जो ई का भार है वो 71 किलो, डी का भार है वो 68 किलो है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब इन से जो 79 है इसको मैं 4 से, ये एवरेज भार है यानी एवरेज वेट है, जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा यानी 79 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो जो आपके पास जो भार बन के आएगा चारों का वो आएगा 316 केजी। यानी 316 यहाँ पे इन चारों का भार है। तो जब डी का आपको 68 किलो दिया है, ई का आपको 71 किलो दिया है, तो जब इन दोनों के भार को मैं 316 में से घटा दूंगा यानी ए बी सी डी ई से बी सी डी ई से डी और ई का भार घटा दूंगा तो आपके पास आ जाएगा बी और सी का भार, यानी बी और सी का भार आपके पास आ जाएगा। तो वो आपका होगा 177। जी हाँ दोस्तों, जब 316 में से 68 किलो और 71 किलो इनको घटाऊंगा तो आपके पास आएगा 177 किलो जो बी और सी का भार है। यानी जो 177 किलो जो वेट है वो बी और सी का यहाँ पे वेट दिया है, जबकि आपको शुरुआत में दिया था ए बी सी का औसत भार दिया था 84 किलो, और ए बी सी को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी तीनों के भार को मैं जोड़ूंगा तो आपके पास आया था 252 केजी। यानी 252 केजी जो भार आया था वो आया था ए बी और सी का। तो जब ए बी सी में से बी सी का मैं भार निकाल दूं तो आपके पास आ जाएगा ए का भार,
जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था। यानी ए का भार आपको निकालना था और ABC में से BC का भार आपको निकालना था। तो इसलिए आपका जो ए का भार था इस प्रकार से निकल के आने वाला था। तो जब 252 में से 177 को, यानी इसको मैं घटा दूंगा ABC के भार में से BC के भार को, तो जो ए का भार है, जो ए का वेट है, वो आपके पास आ जाएगा 75 kg, यानी 75 किलो। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंथी भी है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन एक दो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं आपको और भी शिफ्ट के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूं, वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भाई आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं यूट्यूब पे नया हूं और अभी चैनल स्टार्ट किया है और आप सभी के सहयोग से लगातार इस आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो भाई हमारे 60 कंप्लीट वीडियोज हो चुके हैं, यानी 60 वीडियोज मैंने अपलोड कर चुका हूं आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड और रागा और इंग्लिश से रिलेटेड वोकैब से। तो दोस्तों उनमें एक भी वीडियो अनलेस नहीं है, यानी यूजलेस, उनमें से एक भी वीडियो यूजलेस नहीं है। कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो आपके एग्जाम में मार्क्स दिलाने लायक न हो। यानी सभी वीडियोज में मैंने कोशिश की है कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जो कि एग्जाम में आता है। और 22 हमारे मॉक टेस्ट जो एयरफोर्स वाई ग्रुप प्रोग्राम में जो पैटर्न जो होता है, इसी पैटर्न पे आधारित मैंने डिजाइन किए हैं और वो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। तो भाई आप सभी से बस निवेदन एक ही है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दिया कीजिए, ताकि चैनल को ग्रो करने में आप सभी दोस्त मदद कर सकें और मेरी भी मदद हो सके। तो इसी प्रकार से आपके लिए बस बेस्ट वीडियोज लाता रहूँगा और मॉक टेस्ट। तो बस यही आपसे होप रहती है कि जब इनपुट डाल रहे हैं किसी चीज़ में, तो भाई आउटपुट की भी जो आशा है, एक्सपेक्टेशन है, वो स्वतः ही हो जाती है। तो बस आपसे यही आशा है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे और भाई को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ज़रूर दीजिए और बिल्कुल भी न भूले कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा। तो देखते हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या आया था और उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन था आपका वो था, एक नगर की जनसंख्या 5500 है। यदि पुरुषों में 11% की वृद्धि तथा महिलाओं में 20% की वृद्धि होने से जनसंख्या 6330 हो जाती है, तो महिलाओं की पूर्व संख्या क्या थी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ये आपके एग्जाम में आया था और यही डाटा था उसमें और इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन था। तो इसमें आपको क्या करना है कि ऑप्शन से ये क्वेश्चन आपको करना था एग्जाम में। यानी मान लीजिए जो टोटल जो जनसंख्या है वो 5500 है और पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि दी गई है और आपको लास्ट में महिलाओं की जनसंख्या पूछी गई है। तो टोटल आपको दी है 5500 और उसमें मान लीजिए जो महिलाओं की जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, 2500 है। यानी अगर महिलाओं की जनसंख्या 2500 है 5500 में, तो 3000 जो जनसंख्या बच गई वो किसकी हो गई, पुरुषों की हो गई। यानी ये पुरुषों की और ये महिलाओं की। 2500 जनसंख्या थी महिलाओं की और 3000 थी पुरुषों की मान लीजिए। तो अब बोलता है कि जो 11% वृद्धि है वो पुरुषों की में और 20% वृद्धि है वो महिलाओं की में करने से 6330 हो जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, जो 5500 से 6330 होती है, तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है। तो जो वृद्धि हुई है वो हुई है 830 की। यानी 830 यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई है, वो हमें बढ़ानी है। तो हम जिस प्रकार से बोलता है उसी प्रकार से करके देख लेंगे। अगर जो आंसर है वो करेक्ट होता है, मैच होता है, तो जो ऑप्शन है वो सही है, अन्यथा दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो 11% पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, तो पुरुषों की जनसंख्या है 3000 और इसमें अगर 11% करूं तो गुणा 11/100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा।
और 11 को 30 से गुणा करूंगा तो आपके पास आएगा 330। यानी यहाँ पे जो ये हो जाएगा 330 पुरुषों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई 11% वृद्धि करने से। फिर आते हैं महिलाओं की जनसंख्या पे। महिलाओं की 20% वृद्धि कर रहा है, यानी 2500 में अगर 20% वृद्धि करूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2500 में 20%, 2 से 2 जीरो कट जाएगा और 25 दूनी 50, यानी आपके पास आ जाएगा 500 व्यक्ति। यानी जो महिलाओं की जो संख्या है वो 500 बढ़ जाएगी 20% वृद्धि करने पे 2500 में, और जो पुरुषों की संख्या है वो 3000 में 11% वृद्धि करने पे 330 बढ़ जाएगी। और जो टोटल जो आपकी संख्या बढ़ रही है वो 500 प्लस 330 यानी 830 बढ़ रही है। और क्वेश्चन में भी आपको 830 वृद्धि करके दिया है, यानी 5500 से 6330 दिया है, तो 830 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। और ऑप्शन से भी आपके 830 की वृद्धि हो रही है, यानी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2500 महिलाओं की जनसंख्या है और 3000 पुरुषों की जनसंख्या है। तो इसी प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से करने होते हैं, और आपको करने में इतना भी समय नहीं लगेगा, ये मेरे को थोड़ा सा समझाने में समय लग रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको आरोही क्रम में संख्याओं को बताना था कि निम्न संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा। तो जो आरोही क्रम होता है वो होता है बढ़ते हुए क्रम में। यानी यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दी गई थी एग्जाम में, और फ्रैक्शन से आपको पूछा था कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी आरोही क्रम का मतलब ही होता है सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और भी बड़ी, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो जो आपको फ्रैक्शन दी गई थी वो दी गई थी 2/7, 5/9, 7/12 और 8/15, और ऑप्शंस दिए गए थे। तो आपको बताना था कि जो आरोही क्रम है वो सही कौन सा है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप इनमें से दो संख्याएं ले लीजिए, यानी दो संख्याओं को ले लीजिए। मान लीजिए 2/7 और फिर दूसरी ले लीजिए 5/9। अब हमें देखना है कि इन दोनों जो फ्रैक्शन है इनमें छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। हमें चाहिए क्या, छोटी आरोही क्रम में लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे वज्र गुणा। तो 7 को 5 से करेंगे तो आपके पास आएगा 35, और जब 9 को 2 से करेंगे तो आपके पास आएगा 18। यानी अब आप देख सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आपको दिख रहा है कि जो 2/7 है उसका आंसर 18 आया है, यानी ये छोटी है, और जो 5/9 है वो बड़ी है जिसका आंसर 35 आया है। तो यहाँ पे हम बड़ी को तो नेगलेक्ट कर देंगे, और जो छोटी है 2/7 वो यहाँ पे ले लेंगे। यानी इन दोनों फ्रैक्शनों में सबसे छोटी है 2/7। उसके बाद हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ इसकी तुलना। यानी अब देखेंगे 7/12, यानी जो 2/7 है और जो 7/12 है, इन दोनों में छोटी कौन सी है, अब हम ये देखेंगे उसके साथ तुलना करने के बाद। तो अब हम देखेंगे कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, और 7 को 7 से करोगे तो आपके पास आएगा 49। यानी जो 24 है वो छोटा है और जो 49 है वो बड़ा है। यानी जो छोटी फ्रैक्शन है वो है 2/7, और जो बड़ी फ्रैक्शन है वो है 7/12। हमें चाहिए छोटी फ्रैक्शन, क्योंकि आरोही से अवरोही बताना है, सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें पता है कि 2/7 इन तीनों में, यानी इन तीनों में सबसे छोटी है, और लास्ट जो बच गई आपकी बच गई 8/15। अब हम इसे भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो जब 8/15 से वज्र गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 15 दूनी 30, और ये आएगा 7 8 56, 56। तो अब आप देख सकते हो कि जो सबसे छोटी संख्या है इन चारों में, यानी इन चारों संख्याओं में जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो है आपकी 2/7, और जो सबसे बड़ी है वो है 8/15। नहीं सॉरी, सबसे बड़ी का अभी हम पता नहीं लगा सकते जब तक कि सभी को जांच न लें। तो यहाँ पे जो छोटी है वो है 2/7। तो ऑप्शंस में देखिए 2/7 सबसे पहले किन किन ऑप्शंस में दिया गया है। तो आपको दिया गया है एक तो ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर डी, यानी इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन है।
तो उसके बाद देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2/7 के बाद आपको दिया है 5/9, और ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है 2/7 के बाद आपको दिया है 5/8/15। तो अब आप ये देख लीजिए कि इन दोनों फ्रैक्शनों में से छोटी कौन सी है। जो छोटी फ्रैक्शन होगी वो ही 2/7 के बाद आ जाएगी। तो और आप सभी को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से ट्राई ऑप्शन से इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो जो 15 से अगर 5 को करूँगा तो ये आपके पास आएगा 15 पापी चित्र यानी 75, और 8 से 9 को करूँगा तो आ जाएगा आपके पास 79 72, 8 नाम 72। तो अब आप देख सकते हो कि जो छोटी संख्या है वो कौन सी है, यानी जो छोटी फ्रैक्शन है वो कौन सी है इन दोनों में, 5/9 में और 8/15 में। तो जो छोटी फ्रैक्शन है वो है आपकी 8/15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं दी है, ऑप्शन नंबर डी में दी है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपके 22 सितंबर 2019 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए थे, एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्जाम में। और भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिस भी भाई ने एग्जाम दिया हो कि ये क्वेश्चन रियल है। आप याद करके ज़रूर बताना कि यही क्वेश्चन आए थे। भाई श्योर है 100%, मैंने पर्सनली एग्जाम दिया था और पर्सनली ये क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए थे उसी समय जब एग्जाम दे के आया था घर पे। तो भाई सारे क्वेश्चंस ओरिजिनल हैं, और इसी प्रकार से और भी शिफ्ट के मेरे पास क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ के, रीजनिंग के और आपके जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है उसमें। तो भाई आपसे बस यही एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।